Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we gonna talk about the latest released movie called 65 या फिर इसे कह सकते हैं 65 मिलियन ईयर्स अगो। वेल अभी तक ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन थोड़े ही दिनों में जरूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर HD प्रिंट के अंदर तगड़ी क्वालिटी में टॉप क्लास एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो क्या ही कहने। वेल इसका अच्छा प्रिंट मुझे मिल चुका था और इस वीडियो का रिव्यू पहले नहीं डला था, तो सोचा कि डायरेक्टली इस मूवी का अच्छे से एक्सप्लेनेशन ही क्यों ना हो जाए। कहानी में दिखाए गए हैं दो एस्ट्रोनॉट जो कि करीब 65 मिलियन ईयर अगो एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वैसे दिखाई तो पृथ्वी गई है, ये वो वक्त था जब डायनासोर्स जिया करते थे। इसी के साथ साथ पृथ्वी पर और बड़े बड़े खतरे भी मौजूद थे। तो क्या वो दोनों यहाँ से बचकर निकल पाएंगे, वो तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में नरेटिंग वॉइस में ये बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और अनंत है, जहाँ जीवन की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। और ऐसा ही एक प्लेनेट है सोलारिस, जिस पर इंसानों जैसा ही जीवन पनपा। मगर अभी कहानी में समय आज का नहीं है, बल्कि आज से करीब 65 मिलियन पहले का वक्त है। मगर उस समय में भी प्लेनेट सोलारिस के लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि अब वो किसी और प्लेनेट या फिर किसी और यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकने में सक्षम थे। जिसके बाद एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर माइल्स की, जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी नेविन के साथ में एक बीच पर आया था। यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि नेविन को एक जानलेवा बीमारी है, जिसका इलाज इतना ज्यादा महंगा है कि उसे पूरा करवाने के लिए माइल्स के पास उतना पैसा नहीं। और इन्हीं रीजंस के चलते माइल्स ने एक स्पेस मिशन में जाने का फैसला किया, जिसमें वो बीइंग अ पायलट साइंटिस्टों की एक टीम को दूर ब्रह्मांड के एक प्लेनेट पर लेकर जाएगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस पूरे मिशन को कंप्लीट होने में करीब 2 सालों का वक्त लगेगा। और यही सारी चीजें इस वक्त माइल अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहा था। खैर वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा माइल्स के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। यहाँ नेविन अपने फादर से कहती है कि वो उनका इंतजार करेगी। मुझे विश्वास है कि आप सही सलामत वापस लौटेंगे। मीनवाइल स्पेस में एक स्पेसशिप को देख पाते हैं, जहां व्यूअर्स को पता चलता है कि इसे स्पेस में ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, यानी कि माइल्स अपने मंजिल के बहुत करीब है। मगर तभी अंतरिक्ष में मौजूद काफी सारे मीटियोर्स, जिन्हें की उल्कापिंड भी कहा जाता है, वो सीधा आकर इनके स्पेसशिप से टकराते हैं। यह हादसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पूरा स्पेसशिप हिलने लगा था। इसी बीच माइल्स की आंख खुलती है और अब वो खुद ही ऑटो पायलट से हटकर मैन्युअली इस स्पेसशिप को चलाने लगता है। इस वक्त बाकी का क्रू मेंबर क्रायोजेनिक स्लीप में था। यहाँ अगर क्रायोजेनिक स्लीप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये वो स्लीप होती है जब किसी इंसान को एक लंबे वक्त तक के लिए अपनी एज को बचाना होता है, और जिस एज में धरती से निकला हो उसी एज में किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंचना हो तो इस क्रायोजेनिक स्लीप या फिर क्रायो चेम्बर्स का यूज करते हुए दिखाते हैं। मीटियोर्स का हमला बहुत ज्यादा हो चुका था, स्पेसशिप का काफी सारा पार्ट डैमेज हो चुका था। इस स्थिति के अंदर माइल्स को लगता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो पास ही के प्लेनेट के अंदर अपने इस स्पेसशिप को लैंड करवाने के बारे में सोचता है। और जैसे ही वो उस प्लेनेट तक पहुंचता है तभी वहां पर बहुत सारे कोहरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता और पास ही की चट्टानों से उसका स्पेसशिप टकरा जाता है। और इन्हीं वजहों से पूरा का पूरा शिप डैमेज हो जाता है, जिसके अंदर क्रायो चेम्बर्स तबाह हो जाते हैं। एंड लिटरली यहाँ पर इस मूवी के बहुत ही बढ़िया CGI हमें दिखाई जाते हैं। डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था और माइल्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद वो शिप के बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है कि क्या वहां पर कोई जिंदा बचा है या नहीं, लेकिन वहां पर उससे कोई भी जिंदा नहीं मिलता। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये थी कि ये पूरा प्लेनेट इंसानों के रहने लायक एकदम परफेक्ट था, यानी कि साफ हवा, साफ पानी, खाने के लिए कुछ फूल पत्ते और रहने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट। मगर उसे ये नहीं पता था सिर्फ जीवन ही नहीं, और भी बड़े बड़े खतरे भी यहाँ पर मौजूद थे। देखने में प्लेनेट काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये वो पृथ्वी नहीं थी जिसमें हम जी रहे हैं। ये वो पृथ्वी है जो कि थी करीब 65 मिलियन ईयर्स अगो वाली पृथ्वी, जहाँ अभी तक ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रिएट ही नहीं हुई थी। बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर्स मौजूद थे और उसी के कई सारे वेरिएंट्स भी थे। माइल्स जब अपने शिप में आकर चेक करता है कि क्या कोई उनमें से बचा है या नहीं, लेकिन अब तो इन साइंटिस्ट के क्रू में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। साफ शब्दों में कहूं तो अब सिर्फ और सिर्फ माइल्स ही अकेला बचा था, जिसके बाद वो इस ग्रह की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके अपनी बेस एजेंसी को फॉरवर्ड करता है। हालांकि जिस शिप में वो यहाँ पर आया था उसके अंदर 2 एस्केप पोड्स भी थे, मगर उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और गिरते वक्त वो न जाने कितनी दूर आकर गिरे थे। उनकी मजबूती स्पेसशिप से थोड़ी सी ज्यादा होती है। माइल्स इस बात को जानता था, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने उन एस्केप पोड्स को ढूंढेगा और वहां से अपनी पृथ्वी पर
वापस पहुंचने की कोशिश करेगा। इस वीरान जंगल में उसे ना ही कुछ खाने को मिल रहा था और ना ही पीने को, ऊपर से सिचुएशन इतनी क्रिटिकल। इसलिए एक वक्त तो ऐसा आता है जब माइल्स अपने आप को खत्म कर देने के बारे में सोचता है, लेकिन इसी बीच उसे अपनी बेटी याद आती है और वो वहीं बैठकर उसकी वीडियोस देखने लगता है। इसी बीच उसे एक इंडिकेशन आता है कि उन स्लीपिंग चेंबर्स में से एक चेंबर में अभी भी कोई जिंदा है। माइल्स फटाफट भागकर उस चेंबर के पास जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या वो सचमुच जिंदा है या नहीं। उसमें एक लड़की थी। काफी जांच पड़ताल के बाद में फाइनली माइल्स को वो लड़की मिली जाती है, जिसके बाद वो उसे स्पेसशिप में लेकर आता है और उसे जगाकर पूछता है कि आखिर वो कौन है, कहां से आई है और इनका मेन प्लान क्या था। जब ये लड़की माइल्स से बात करने लगती है तो हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसकी लैंग्वेज माइल्स से बहुत ज्यादा अलग थी। माइल्स कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये मुझसे क्या कहना चाहती है और कौन सी भाषा में बात कर रही है। हालांकि यहाँ पर माइल्स की मदद एक ट्रांसलेटर कर सकता था, लेकिन शिप पूरी तरीके से बर्बाद था और ट्रांसलेटर भी उसमें टूट चुका था। तभी माइल्स को स्लीपिंग चेंबर में एक बुक मिली थी, जिसे रीड करने पर उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम काऊ है। हमारे यहाँ इंडिया में तो काऊ को गाय कहते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ माइल्स उस जगह को और ज्यादा बारीकी से जांचने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा पुराना वक्त है। इसी के साथ वो अपने एस्केप पोर्ट को भी ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि स्पेसशिप से काफी ज्यादा दूर गिरा था। यूजुअली अपनी ऑडेक्स लिस्ट में मैं वही मूवीज उठाता हूँ जिनके CGI, VFX और ग्राफिक्स दूसरी मूवीज से थोड़े ज्यादा बेहतर हो, एंड लिटरली दिस मूवी गॉट सो मेनी मार्क्स। यहाँ में वॉल्केनो का फटना भी दिखाया जाता है, इसी के साथ साथ बड़े बड़े डायनासोर के स्केलेटन्स भी पड़े थे। तभी माइल्स अपना हाइपर टेक्नोलॉजी वाला एक गैजेट निकालता है, जिसे कि सुपर GPS भी कहा जा सकता है। इसकी मदद से माइल्स को पता पड़ता है कि उसका एस्केप पोर्ट करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन तभी एक छोटा डायनासोर का बच्चा आकर उस पर हमला कर देता है। वो तो गनीमत थी कि माइल्स के पास में उसकी एक पावर इलेक्ट्रिक गन थी, जिसकी मदद से वो अपनी जान बचाकर वापस से उस शिप तक आने की कोशिश करता है। ये सारी बातें माइल्स आकर उस छोटी लड़की काऊ को बताता है कि हमारा एस्केप पोर्ट करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर है, हमें जल्द से जल्द पहाड़ी को क्रॉस करके वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी काऊ बताती है कि जिन क्रायो चेंबर्स में वो यहाँ तक पहुंचे थे उसमें उसके दोनों माता पिता भी थे और वो अपने माता पिता को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन माइल्स को ऑलरेडी बात मालूम थी कि उन क्रायो चेंबर्स में से एक भी नहीं बचा है, सब के सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन काऊ थी कि मानने को तैयार नहीं थी। उसे मनाने के लिए माइल्स को झूठ बोलना पड़ता है और वो काऊ से कहता है कि उसके माता पिता भी ऑलरेडी पहाड़ी पर हैं, तो जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद ये दोनों अपनी प्रिपरेशन करके उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और पहाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ चलने वाले डायनासोर ही नहीं बल्कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी मौजूद थे, जो कि किसी भी वक्त इनके ऊपर हवाई हमला कर सकते थे। ये दोनों कैसे तैसे छिपते छिपाते जब उस मैदान से आगे बढ़ते हैं तो एक जंगल तक पहुंच जाते हैं। वेल, उस जंगल में भी छोटे छोटे डायनासोर्स जैसे कुछ क्रीचर थे जो कि आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर माइल्स के पास उसकी हाईटेक गन थी, जिनकी मदद से वो खुद का और उस छोटी लड़की काऊ का बचाव करता जा रहा था। रास्ते में आगे जाते वक्त इन्हें एक झरना मिलता है। ये दोनों ही वहाँ पर रुककर चैन की सांस लेते हैं। थोड़ा बहुत पानी पीकर मुंह धोकर माइल्स एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपने सुपर GPS की मदद से अपने एस्केप पोर्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल्स जोरदार तरीके से नीचे गिर जाता है। इस वजह से उसका लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। पेड़ की टहनी की टूटने की आवाज से वहाँ पास ही में मौजूद कुछ बड़े क्रीचर्स जो कि इस प्लेनेट के डायनासोर भी हैं, वो आकर माइल्स पर हमला करते हैं। इस वक्त माइल के पास में कुछ बॉम्ब्स भी थे, जिनकी मदद से वो इन क्रीचर से बचने की कोशिश करता है। मीनवाइल हम काऊ को देख पाते हैं जो कि उन क्रीचर से बचने के लिए कहीं दूर भाग जाती है। लेकिन काऊ बचकर जिस प्लेस पर पहुंचती है उसे पता चलता है कि ये तो वो अड्डा है जहाँ पर सारे के सारे फ्लाइंग क्रीचर्स आकर बैठते थे। वो एक पेड़ के किनारे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच उससे भी एक छोटी सी आवाज हो जाती है। तभी एक फ्लाइंग डायनासोर आकर उसे खाने के लिए आता है। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। काऊ के पास भागने की कोई जगह नहीं थी और ये डायनासोर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि एक ने तो उसके कपड़े पकड़कर खींचकर दूर ले जाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन एंड मोमेंट पर माइल्स वहां पहुंच जाता है और काऊ को बचा ही लेता है। काऊ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए माइल्स उसे अपने कंधे पर बैठाकर पहाड़ी की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे उस लड़की में कहीं ना कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी, जिसे कि 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पृथ्वी पर छोड़ आया था। उन्हें चलते चलते शाम हो चुकी थी और मैदानों में खाली घूमना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो एक गुफा में ठहर कर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। रात को सोने से पहले माइल्स अपने सुपर GPS को चेक करता है कि आखिर उनकी और उस एस्केप पोर्ट के बीच की दूरी कितनी होगी। मगर इसी बीच माइल्स को जो पता पड़ता है उससे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। रास्ते में जिन मीटियोर से माइल्स का शिप टकराया था वो जाकर मीटियोर अब पृथ्वी पर गिरने वाले
वाले थे, यानी कि वो वक्त था 65 मिलियन ईयर्स अगो वाला, जब डायनासोर्स के ऊपर मीटियोर्स का हमला हुआ था और पृथ्वी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। ये बड़े जीव पूरी तरीके से खाक में बदल गए थे। माइल्स को ये सारी बातें समझ आ चुकी थी और वो इन बातों की खबर काऊ को भी देता है। और जैसे ये लोग अगली सुबह निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर पहुंच जाता है। ये दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए गुफा के और गहराई में चले जाते हैं। हालांकि वहाँ पर इन्हें एक सुरंग तो मिल जाती है, मगर उसका साइज बहुत ज्यादा कम था, इसलिए उसे बड़ा करने के लिए माइल्स वहाँ पर एक बॉम्ब फोड़ देता है। उस सुरंग का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसमें से काऊ तो निकल सकती थी मगर माइल्स नहीं। तभी वो पीछे से डायनासोर आकर माइल्स पर हमला कर देता है, लेकिन उसके पास जो ऑटोमेटिक रिलोडेबल गन थी उसकी मदद से माइल अपनी जान बचाकर कैसे तैसे उस सुरंग से बाहर आ ही जाता है। लेकिन बाहर आने पर उसे काऊ कहीं नहीं दिखाई पड़ती। इसी बीच वो उन मीटियोर्स को देख पाता है जो कि तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। इसका मतलब साफ था कि उन्हें जितना जल्दी हो सके इस प्लेनेट को खाली करके निकलना था। वो तेजी से उस लोकेशन की ओर भागने लगता है जो कि उसने जीपीएस में देखी थी, मगर गलती से वो एक दलदल में घुस जाता है। वहां से निकलने की माइल्स बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो दलदल उसे जल्द से जल्द निकल रहा था। यहाँ तक कि वो काऊ को भी आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उम्मीद नहीं थी। और जब वो ऑलमोस्ट पूरा डूब चुका था, लेकिन तभी वहां पर काऊ पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए, और कैसे तैसे एक तने के सहारे से माइल्स वहां से अपनी जान बचाकर बाहर आ ही जाता है। बाहर आते ही माइल्स काऊ को अपने गले लगा लेता है जैसे कि वो उसकी बेटी हो, और बताता है कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों पूरी शाम चलते हैं और फाइनली जाके रात होने से पहले उस एस्केप पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। खुशखबरी ये थी कि वो पूरी तरीके से सही सलामत था, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। माइल्स फटाफट उसे ऑन करके वहां से निकलने ही वाला था कि तभी काऊ वहां से निकल जाती है और अपने माता पिता को खोजने की कोशिश करती है, क्योंकि माइल्स ने उसे कहा था कि उसके माता पिता पहाड़ी की चोटी पर ही मिलेंगे। लेकिन तभी काऊ को पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी क्रायो चेम्बर्स थे वो सभी उस धमाके में खत्म हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी मर चुके हैं। माइल्स ने उससे झूठ कहा था। माइल्स को भी समझ में आ चुका था कि उसकी दाल अब नहीं गलने वाली थी, इसलिए वो सब कुछ आकर काऊ को सच सच कहने लगता है और उसे यहाँ से निकलने के बारे में कहता है, क्योंकि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो आने वाले उल्का पिंडों में ही दबकर मर जाएंगे। काऊ का ट्रस्ट गेन करने के लिए माइल्स अपनी बेटी नेविन की फोटो दिखाता है और बताता है कि 2 साल पहले मैं जब पृथ्वी से निकला था तो उसका रीजन यही था कि कमाए गए पैसों से वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। अगर वो जल्द ही धरती पर नहीं पहुंचा तो उसकी बेटी से वो कभी मिल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स को कहानी का ट्विस्ट पता चलता है कि ऑलरेडी नेविन मर चुकी है, क्योंकि जब अकेला बैठकर माइल्स अपनी बेटी की फोटोज और पुराने वीडियोस देख रहा था तो ये साफ झलकता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ काऊ ही उसकी जिंदगी थी, इसलिए वो उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने के बारे में कहता है। फाइनली अब काऊ भी उसकी बात मान जाती है और ये दोनों ही एस्केप पोड में बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस पोड को चालू कर पाता तभी वहां पर एक मीटियोर का हमला हो जाता है, और ये हमला ही काफी नहीं था कि 2 बड़े डायनासोर्स भी उन्हें नोटिस कर लेते हैं। माइल्स जानता था कि वो अगर काऊ के साथ यहीं रुका तो ये दोनों ही उसे भी जान से मार देंगे और काऊ को भी खा जाएंगे, इसलिए वो अकेला ही भागकर दूर जाता है और उन दोनों डायनासोर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि काऊ की तो जान बच सके। इसी बीच वो अपनी गन से एक डायनासोर को खत्म तो कर देता है, मगर दूसरा अभी भी जिंदा था और वो बड़ा वाला डायनासोर जस्ट माइल्स को मारने ही वाला था, क्योंकि अब तो माइल्स की गन भी जवाब दे चुकी थी, उससे रिलोड नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बैटरी लो थी। लेकिन तभी शिप में मौजूद काऊ माइल्स की बेटी का होलोग्राम चलाकर उस डायनासोर को चकमा देने की कोशिश करती है और इसी बीच माइल्स वहां से भाग निकलता है। वेल अब तो उस डायनासोर को भी बात समझ में आ चुकी थी कि वो कोई खाने वाली चीज नहीं बल्कि उसे पागल बनाया गया था, और वो तेजी से माइल्स की ओर भागने लगता है। एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट CGI ऑफ दिस मूवी हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। इस वक्त तक इस प्लेनेट के सारे वॉल्केनोज फटने की तैयारी में थे और ऊपर से वो मीटियोर्स भी गिर रहे थे। माइल्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस डायनासोर से अपना बचाव कैसे करे। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो जमीन से फटने वाले वॉल्केनोज की तरफ भागने लगता है और जैसे ही वो बड़ा डायनासोर उसे खाने वाला होता है कि तभी जमीन से फटने वाला एक वॉल्केनो उस डायनासोर को ले डूबता है, मगर उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि उस लावे का उस पर कोई असर हुआ ही नहीं। इसी बीच वो और ज्यादा गुस्सा होकर माइल्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब तो माइल्स के पास पीछे हटने के लिए जगह भी नहीं थी। ये वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल था कि तभी वहां पर काऊ आकर उस डायनासोर की आंखें फोड़ देती है। अब उसे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो गलती से और ज्यादा बड़े वॉल्केनो के ऊपर आ जाता है और तभी वो वॉल्केनो धरती से फट पड़ता है, जिसमें से बहुत सारा एसिड और लावा निकलता है, जिसकी मदद से वो डायनासोर वहीं पर खत्म हो जाता है। इसी बीच माइल्स को अपना एस्केप पोर्ट दिखता है और ये दोनों भागकर उसकी ओर जाते हैं। वो फटाफट से उसे ऑन करके अपनी पृथ्वी की लोकेशन डालता है और इस ग्रह से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करता है। इस बीच उनके ऊपर काफी सारे मीटियोर्स गिरने लगते हैं, लेकिन कैसे तैसे वो उनसे
बचाता बचाता वहां से एस्केप कर ही जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।